टीचिंग एप्टीट्यूड में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, यानी कि शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी कि शिक्षण को, टीचिंग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। शिक्षक हैं, सहायक सामग्री है, संस्थागत सुविधाएं हैं, शैक्षणिक वातावरण है, ये सारा हम देखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि आपके शिक्षण को, आपकी टीचिंग को जो प्रभावित कर सकता है पॉजिटिव या निगेटिव, उनमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनको हम अलग अलग बिंदुवार समझते हैं, पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। पहला है शिक्षण कौशल, इसको टीचिंग स्किल्स कहते हैं। तो टीचिंग स्किल्स में क्या होता है, पढ़ाने का जो आपका गुण है उसको टीचिंग स्किल्स कहते हैं। बहुत सारे टीचर होते हैं, उनके अंदर जन्मजात ही ये गुण होता है कि बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, वो सिंपल तरीके से सहजता से पढ़ा लेते हैं। जिनके अंदर नहीं होता है वो टीचिंग स्किल्स के ज्ञान को पढ़ करके अर्जित करते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि हमारी टीचिंग अच्छी हो। तो उसमें है कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, बच्चे को कैसे प्रेरित करना चाहिए, कैसे जो हमारा व्याख्यान होना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका कैसे होना चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका निदान कैसे होगा, उसका जवाब कैसे दें। ये सारी चीजें जब नेट में या सीटेट में या बीएड में जब पढ़ाई किया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं, तो वहां से उस ज्ञान को वो लेते हैं। लेकिन कई टीचर्स होते हैं जिनमें ये टीचिंग स्किल्स जन्मजात होती है, बहुत आसानी से वो किसी भी चीज को रख देते हैं। दूसरा है हमारा शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी एक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन की बहुत जरूरत होती है कि योग्य शिक्षक हो। अगर वो किसी विषय को पढ़ा रहे हैं, उसके अगर उनको प्रॉपर समझ है, डीप नॉलेज है, तो उनका टीचिंग प्रोसेस प्रभावशाली हो जाता है। तो उसके लिए क्या चलता है आजकल, शिक्षकों की भर्ती के लिए कहते हैं आप जेबीटी पास हो कि नहीं, आपने बीएड किया हुआ है कि नहीं, सीटेट निकला हुआ है तो बहुत अच्छा, स्टेट का भी सीटेट होता है, स्टेट का भी टेट होता है, और इधर प्रोफेसर के लिए होता ही है नेट जेआरएफ, इस तरह के पाठ्यक्रम होते हैं। पीएचडी भी था पहले, अब बिना पीएचडी के भी आप डायरेक्ट जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन सेट किए गए हैं जिससे मान लिया जाता है कि आप बेहतर टीचिंग करा सकते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन, यानी कि विषय वस्तु की विशेषज्ञता। मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए आप योग वशिष्ठ पढ़ा रहे हैं और योग वशिष्ठ का अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया हुआ है तो कोई भी सवाल आएगा, एक तो टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है, दूसरा कोई सवाल अगर उधर से आया तो तुरंत टीचर जवाब दे सकते हैं। जैसे कि होता है जनरली योग वशिष्ठ जो 32,000 श्लोक हैं, अब इतना बड़ा ग्रंथ है, उसको जनरली नेट के सिलेबस में थोड़ा सा है और ग्रंथ मोटा है, इतना नहीं पढ़ पाता है छात्र, और टीचर भी पढ़ाने वाले इतना नहीं पढ़ पाते हैं, तो दिक्कत होती है। इसीलिए कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन का है कि जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में गहन अध्ययन, गहन जानकारी आपको होनी चाहिए, छात्रों को उस विषय की सटीक जानकारी दे पाता है। उसके बाद है शिक्षक का अनुभव एवं मैनेजमेंट, प्रबंधन, यानी कि टीचर्स एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट। तो कहते हैं एक टीचर को भी हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, क्योंकि टीचर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन पढ़ाने के दौरान वो खुद भी सीख रहे हैं। अगर एक टीचर के अंदर स्टूडेंट के गुण हो तो वो जीवन पर्यंत स्टूडेंट बन करके जब सीखने की नई चीजों को सीखना और उसको आत्मसात करना, फिर स्टूडेंट के सामने उसको प्रेजेंट कर देना, तो हमेशा उसका स्किल गुणवत्तापूर्ण बढ़ता रहेगा। वो हर सवाल के जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे, अपने छात्रों की जिज्ञासा को भी अच्छे तरीके से वो शांत कर पाएंगे। इसीलिए हम सब जितने लोग अभी यहाँ मौजूद हैं सब शिक्षक हैं और हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा हमें एक छात्र की भूमिका में रहना चाहिए। अब है शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थानों में समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट्स। आप जिस इंस्टीट्यूट में
टीचर हैं उनके मैनेजमेंट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो पता चला आप झगड़ा कर रहे हैं, आपस में नहीं बन रही है, तो आप भी तनाव में रहेंगे और आपको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, तो आप स्टूडेंट को बेहतर चीजें नहीं दे पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, गुरु परंपरा योग संस्थान में पुंडलिक जी पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन टीचर हैं, तो उनका गुरु परंपरा योग संस्थान के मैनेजमेंट के साथ भी बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए, ट्यूनिंग होनी चाहिए कि आज हम इस बजे इतने बजे फ्री नहीं है, या आज हम 5 मिनट देर जुड़ेंगे, या आज हमारा प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो रही है, कहीं और से प्रेजेंटेशन की व्यवस्था हो जाए, कोई और प्रेजेंट कर दे। तो ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कार्य समन्वय, एनालिसिस ऑफ द वर्क, यानी कि शिक्षण के दौरान टीचर और छात्र दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन टीचर की भूमिका ज्यादा अहम इसलिए होती है कि जो मूल्यांकन होगा या एनालिसिस होगा वो टीचर ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि टीचर दो तरीके से वैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एक तो खुद का भी एनालिसिस करेंगे और एक स्टूडेंट का भी एनालिसिस करते हैं कि छात्र जो है सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको सही से समझ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, उनका व्यवहार कैसा है, और हमारी टीचिंग स्किल्स इसका एनालाइज करेंगे, इसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है तो अगली बार हम इसको बेहतर करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ द वर्क ये भी जरूरी है। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैसों के बिना कोई काम ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि जहां पैसा लगना है, बिना पैसा दिए आप सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब गूगल मीट पे अगर हम पैसे खर्च करेंगे तो इसका रिकॉर्डिंग आसानी से होगा और इस रिकॉर्डिंग को सेव करने की भी जिम्मेदारी उनकी होगी। दूसरी बात इकोनॉमिक फैक्टर्स में होगा कि कोई संस्थान है, उसके पास इकोनॉमी है, तो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतर टीचिंग कर सकता है। कि बहुत सारे लोग स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास स्मार्ट बोर्ड सस्ते में तो नहीं आता, पैसा चाहिए उसके लिए। तो हमें ये समझना चाहिए टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि पैसे फ्री में पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत अच्छे संस्थान है या बहुत अच्छे टीचर है। दूसरा, इसमें जो बुक में लिखा हुआ है कि टीचर की आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर एक टीचर आर्थिक समस्याओं से ग्रसित होता है तो उनका ध्यान भंग होता रहता है, मन में विचार चलेंगे कैसे जो हमारा घर चलेगा, परिवार चलेगा, खर्च चलेगा, तो वो टीचिंग पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। वही एक संस्थान का भी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होना चाहिए, तभी वह छात्रों के लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए माहौल का विस्तार कर पाता है। उसके बाद है क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचिंग के दौरान शांत वातावरण होना चाहिए। हो हल्ला वाली जगह पर टीचिंग नहीं हो सकती, बाधा पहुंचती है। गर्मी का समय है तो एसी होना चाहिए, ठंड में भी वार्मर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होता है जब आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता है तो टीचर और छात्र, स्टूडेंट दोनों परेशान होते हैं और लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। जैसे कि अगर अभी हम लोग बैठे हुए क्लास में और 4-5 लोग अगर अपना माइक अनम्यूट कर लें तो डिस्टरबेंस होगी, एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो जाएगा, तो लर्निंग प्रोसेस धीमा हो जाएगा, डिस्टरबेंस भी होगी, हमें बार बार म्यूट करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर्स भी काम करता है। कई बार सामाजिक रूढ़िवादी व्यवस्था भी टीचिंग को प्रभावित करती हैं। जैसे अमुक दिन टीचिंग शुरू नहीं करनी चाहिए, आज अमावस्या है तो आज जो है सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, आज ये कर लो, आज स्कूल मत जाओ। ऐसा अभी भी रूढ़िवादी व्यवस्था कई जगहों पर है। तो इन रूढ़िवादी प्रथाओं से ऊपर उठ करके शिक्षण कार्य को करना चाहिए। उसके बाद है माता पिता एवं समाज की अपेक्षाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए भी, अच्छे से समझे इसको। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स एंड सोसाइटी। एक बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ नहीं कि उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डालना शुरू कर दिया कि तुम्हें 90% मार्क्स आने चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तुम्हारे स्कूल में जो है आज तुम्हारा जो टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट, उसमें कितने मार्क्स आए। और समाज भी पूछना शुरू करता है और आजकल क्या कर रहे हो, 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है। इतना ज्यादा प्रेशर बच्चों पर हम लोग डालते हैं
इतना ज्यादा टारगेट हम उनके लिए सेट कर देते हैं कि इससे बच्चा परेशान हो जाता है और इससे टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम जो है वो स्लो होता है, वो बेहतर नहीं होता है। जबकि टीचिंग जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मैराथन है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आज आप जाए, आज सब कुछ पढ़ करके आज ही आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा। तो शुरुआत से लेकर, यानी कि ये मैराथन है एक तरह से, जिंदगी लंबी है। तो टीचिंग निरंतर और व्यवस्थित तरीके से चलने वाली लंबी प्रक्रिया का नाम है। अब टीचिंग एड्स और सपोर्ट मटेरियल, यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री, इसको टीचिंग एड्स ही बोलेंगे, सिंपल, बहुत छोटे शब्दों में कहें टीचिंग एड्स, यानी टीचर्स के द्वारा पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के दौरान जिन वस्तुओं या तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे टीचिंग एड्स कहते हैं या टीचिंग सपोर्ट मटेरियल कहा जाता है। टीचिंग सपोर्ट मटेरियल का उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा और रोचकता पैदा करना है ताकि लर्निंग की प्रक्रिया आसान हो जाए। तो ऐसा होना चाहिए, जो हम प्रोसेस ला रहे हैं उस प्रोसेस के द्वारा, जैसे हम अभी पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अगर ये दिख रहा, अगर ये कुछ और एनिमेटेड हो तो और जिज्ञासा आपकी बढ़ जाएगी, आपकी लर्निंग का प्रोसेस जो है वो और फास्ट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आता भी है नेट जेआरएफ में, वो इससे संबंधित आता है कि टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल यानी टीचिंग एड्स का टाइप्स क्या है। तो 3 टाइप्स है मुख्य: ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। इन तीनों को अच्छे से देखिए, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। अब पहले हम ऑडियो एड्स देखते हैं, यानी कि श्रव्य साधन को देखते हैं। कहते टीचिंग के दौरान ऐसी सहायक सामग्री जिसके इस्तेमाल से हम सुन करके अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो सुनेंगे किन किन चीजों से? तो हम सुनते हैं जैसे कि रेडियो का इस्तेमाल भी होता है। गवर्नमेंट जो है रेडियो पर कई प्रोग्राम चलाती है कि रेडियो में जो है आकाशवाणी से, विविध भारती से, तरह तरह के, ज्ञान भारती से, तरह तरह के स्टडी मटेरियल को लेकर के, क्लास से संबंधित चीजों को लेकर के रेडियो पर प्रसारण होता है प्रोग्राम का। तो वो स्टूडेंट उसको सुन करके अपना ज्ञान वर्धन करता है। तो वो क्या हो गया? ऑडियो एड्स में आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये आज भी प्रभावशाली है। हाँ, अब थोड़ा कम हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी प्रभावशाली है। टेप रिकॉर्डर का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी विषय वस्तु को टेप में पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको कोशिश करते हैं कि क्लासरूम में बच्चों को सुनाया जाए। तो इससे क्या होता है, किसी संदर्भ को, या टेप रिकॉर्डर में जो है हम किसी पुराने किसी नेताओं के भाषण या महापुरुष के कोई ऑडियो है उसको हमने लिया टेप रिकॉर्डर में और फिर हमने सुनाया। या हम कई बार पूरी के पूरी क्लास को भी टेप रिकॉर्ड करके उसको सुनते सुनाते हैं। उसके बाद ग्रामोफोन का इस्तेमाल, ये थोड़े पुराने हो गए हैं, अब नई नई तकनीक आ गई है, लेकिन इसमें मान लीजिए जो एडवांस लेवल पर है उनके लिए ठीक है, वो महंगे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सस्ते संसाधनों का इस्तेमाल चल रहा है। ग्रामोफोन का इस्तेमाल पहले बहुत होता था, अब ग्रामोफोन का इस्तेमाल लगभग लगभग खत्म ही हो चुका है। उसके बाद है डिजिटल ऑडियो प्लेयर। डिजिटल ऑडियो प्लेयर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अभी भी हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए आपको कोई ऑडियो मिल गया, आपने उसको लिया, 1-1 घंटे का ऑडियो है, तो वो क्या होता है, हाई रिजोल्यूशन का है, उसको आपने संग्रहित कर लिया, कम एमबी में आपके मोबाइल में आ गया और आपने उसको चलाया। और जैसे कि मान लो पातंजलि योग दर्शन है, उसके ऑडियो को आपने ले लिया और फिर बाद में उसको आप चला करके सुनते हो और उसका उच्चारण करते हो, समझते हो। तो ये डिजिटल ऑडियो प्लेयर के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हम ऑडियो एड्स का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा है विजुअल एड्स, दृश्य साधन। कहते हैं टीचिंग के दौरान ऐसे साधनों का इस्तेमाल किया जाता है जिनको देख कर ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने पूछा भी क्या स्क्रीन पर ठीक से दिख रहा है या नहीं, ये विजुअल एड्स के अंतर्गत आएगा कि हम देख रहे हैं। विजुअल का मतलब ये नहीं कोई वीडियो चल रहा है। वीडियो अगर म्यूट करके चल रहा है तो वो सिर्फ वीडियो वाले में, विजुअल एड्स में आएगा। अगर वीडियो में ऑडियो भी आ रहा है
तो ऑडियो विजुअल मोड्स वो एड्स हो जाएगा। ये ध्यान देखिए, इसको लेकर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में भी कंफ्यूजन हो जाती है। विजुअल एड्स का मतलब है कि सिर्फ दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है, दृश्य साधन है सिर्फ। तो इसमें कैसे क्या क्या आता है जनरली, कोई रेखा चित्र है या कोई चार्ट जो है, जैसे कि अभी हम लोग घेरन संगीता पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो बुक के जो रेखा चित्र है बने हुए आसनों के, उसको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया कि ये देखिए ये विपरीत करनी आसन मुद्रा है, तो विपरीत करनी मुद्रा ऐसे होता है, ये महामुद्रा का ये दिया हुआ है, रेखा चित्र दिया हुआ है। उसको आपने देखा और उससे ज्ञानवर्धन किया कि हाँ ठीक है ऐसे ही होता है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और बहुत पुराने जमाने से होता है, अभी भी हो रहा है। हालांकि अब इसमें थोड़ा सा संशोधन हो गया, ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड आ गया, और इसी में थोड़ा सा और संशोधन होकर के अब स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है। तो स्मार्ट बोर्ड में तीनों चीजों की व्यवस्था होती है। स्मार्ट बोर्ड में आप वीडियो भी चला सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख भी सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है ये डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल ऑडियो के रूप में हो रहा है कि सिर्फ विजुअल एड्स के रूप में हो रहा है या ऑडियो विजुअल दोनों रूप में हो रहा है। अभी ब्लैक बोर्ड है ये विजुअल एड्स के अंतर्गत आएगा, या व्हाइट बोर्ड है विजुअल एड्स के अंतर्गत आएगा। सिर्फ हम दिख रहा है हमें कि टीचर को कुछ लिखना है, समझाना है, तो उस पर वो लिखेंगे, या कोई चित्र बनाना है उसी पर बनाएंगे। मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन सॉल्व करना है तो ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, या किसी स्टूडेंट से करवाना है तो वो करवाएंगे। पहले तो उससे चौक से लिखा जाता था व्हाइट वाले से, अब आजकल व्हाइट बोर्ड आ गया तो उसमें आपके पास जो है स्केच भी आ गया, उसका अलग से लिखने वाला आ गया हुआ है, तरह तरह के कलरफुल बना करके लिखते हैं। उसके बाद है विजुअल एड में मानचित्र एवं ग्लोब। मानचित्र और ग्लोब क्या होता है कि जब हम भूगोल पढ़ रहे होते हैं तो टीचर क्या करते हैं उस दौरान, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं उस दौरान आपको मानचित्र दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ कनाडा है, कनाडा की भौगोलिक स्थिति ये है, इसीलिए उसके राजनीतिक स्थिति पर ये असर पड़ता है, उसकी मजबूरी है कि वो किन किन से अपने पड़ोसियों से संबंध बनाए। तो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में दोनों में ही मानचित्र का इस्तेमाल होता है, ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मॉडल्स कि जो रियल चीजें हैं उसका डुप्लीकेट और छोटा रूप बना दिया जाता है मॉडल्स में, उसको समझाने के लिए। जैसे परमाणु रिएक्टर समझाना है तो परमाणु रिएक्टर समझाने के लिए उसका एक छोटा डुप्लीकेट मॉडल्स तैयार कर दिया जाएगा। या डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल बाजार में बिकता भी है, आप खरीद के ला सकते हैं या टीचर रखते हैं। और जो है कह कंकाल देखिए, कंकाल वाला पूरा रख दिया तो उसको घुमा दिखाते हैं, देखिए रिब्स में इतनी हड्डियां हैं, इसके स्पाइन में इतने हड्डियां हैं। तो वो हो गया मॉडल एक तरह से। ये आर्टिफिशियल मॉडल्स को सामने रख करके पढ़ाई की जाती है तो अधिगम हमारा बेहतर होता है। स्लाइड्स की बात आ रही है, ये स्लाइड्स का मतलब ये वाला स्लाइड्स नहीं है जो अभी चल रहा है। ये स्लाइड्स का इस्तेमाल साइंस में होता है, होता है दो कांच की वो होती है, उस पे जो है जैसे किसी का चेक करना है कौन सा ब्लड ग्रुप है तो स्लाइड्स पर लेकर के चेक किया जाता है, माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। और स्लाइड्स को दिखाना हो तो प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरी स्लाइड्स होती हैं। उसके बाद है ग्राफ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब आप किसी चीज का रिसर्च कर रहे होते हो, आपके सामने डाटा बहुत ज्यादा आ गया हुआ है, उसका एनालिसिस करके आपको समझाना है सामने वाले को, तो हम उसको छोटे रूप में करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बहुत छोटे में समझ में आ जाती, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, विजुअल एड्स के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है फ्लैश कार्ड। छोटी कार्ड क्लास में क्या होता है, छोटे बच्चों को फ्लैश कार्ड के जरिए पढ़ाया जाता है। एबीसीडी है तो एबीसीडी को जोड़ा जाता है कि ये देखो बच्चों ऐसे, या कोई मात्रा है उसको जोड़ दिया जाता है। मैंगो है कुछ है, उसके जो फ्लैश कार्ड्स बने होते हैं उसको जोड़ जोड़ करके पढ़ाया जाता है, ये भी विजुअल एड्स में आएगा। पत्र पत्रिकाएं दिख रहा है हमें, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को, तो वो भी विजुअल एड्स में आता है। सिलेबस से संबंधित बातें जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, इस तरह की कई मैगजीन्स हैं, वो मैगजीन्स निकलते हैं, उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड खास जानकारी छापी जाती है, उसको देख करके स्टूडेंट पढ़ता है तो विजुअल एड्स में आ जाएगा और उससे अपना ज्ञानवर्धन करता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं ना, पीपीटी बना दिया,
ये तो बहुत कॉमन है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है खास करके ऑनलाइन स्टडी में। तो पीपीटी उसी को कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यही हुआ ना। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसके जरिए अलग अलग स्लाइड्स को बना करके उसे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले पुष्पलता जी ने पढ़ाया था योग वशिष्ठ, तो उस दौरान पीपीटी का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद है 3D मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। 3D मॉडल क्या हुआ? एक ऐसा मॉडल हुआ जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस 3D मॉडल को, जैसे कि किसी चीज का, जैसे हार्ट का 3D मॉडल है आपके सामने, ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं फिर भी हमने हार्ट का 3D मॉडल यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको दिखाते हैं कैसे ये 3D मॉडल काम करेगा। ये देखिए, ये ऐसे है। इस 3D मॉडल के जरिए किसी भी चीज को हम आसानी से देखिए। अब इसको हम चाहे तो घुमा सकते हैं, आपके सामने देखिए, ये आपके सामने घूम रहा है। यहाँ देखिए इधर भी आ गया, जैसे कि हाथ से उठाकर अगर ये सामने होता आपको दिखाते, देखिए नसें हैं कहाँ कहाँ से ये है। ये देखिए इधर से भी घुमा करके, चारों तरफ से आप घुमा करके इसको दिखा सकते हैं हार्ट को। ऐसे ही 3D मॉडल्स अगर ऑफलाइन क्लास होती तो अलग तरीके से दिखाते। ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ 3D पिक्चर है, ये इस 3D पिक्चर को हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे हर अंग का 3D पिक्चर हो सकता है, हर अंग के 3D पिक्चर को हम घुमा करके दिखा सकते हैं। ये इसमें क्या होता है, आपके अधिगम में, टीचिंग में ये सहायता प्रदान करता है और आनंद आता है फिर पढ़ने में। तीसरा जो हमारा है वो है ऑडियो विजुअल एड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो विजुअल एड्स, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा प्रभावी भी है ये। ऑडियो विजुअल एड्स में क्या हुआ कि आप कोई विजुअल भी देख रहे हैं, साथ साथ आवाज भी आ रही है, दोनों चीजें उसमें हो रही है। ऑडियो और विजुअल दोनों का साथ साथ एक साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो उसमें क्या आएगा, जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन का अगर क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाए तो किस में आएगा, ऑडियो विजुअल में आएगा, क्योंकि उसमें विजुअल भी दिख रहा है, उसमें ऑडियो। मान लीजिए क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, हमने कहा आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस तरीके से महात्मा गांधी जो है नमक को लेकर के उन्होंने जो है डांडी मार्च निकाल दिया था। अगर पुराना कोई विजुअल मिल जाता है, उसमें ऑडियो भी है, हम आपके सामने क्लासरूम में प्रोजेक्टर के द्वारा उसको चलाएंगे और वीडियो आपको दिखेगा, आवाज भी उसमें से आएंगी। तो वो एक तरह से प्रोजेक्टर पर हुआ। लेकिन टेलीविजन में अगर हमने ले दिया, हमारे पास वीडियो, हमने टेलीविजन को ऑन कर दिया, आप देख रहे हो, तो ये ऑडियो विजुअल दोनों चीजें हो जाएंगी। दूसरा, टेलीविजन के द्वारा, जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन पे भी पढ़ाई के प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे टेलीविजन देख करके सीखते हैं कि आज उसका पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होता है कि आज तारीख को ये वाला सब्जेक्ट दिया जाएगा, आज 6th क्लास का ये वाला दिया जाएगा, आज साइंस का होगा। तो बच्चे उस प्रोग्राम को देख करके उनको अच्छा लगता है, वो टीवी के सामने बैठ करके सीखते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा। उसके बाद है कंप्यूटर, जिसका इस्तेमाल अभी आपके सामने, ये तो लाइव ही है। इसमें क्या है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक ब्रेन भी कहा जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई जो अभी हो रही है, इसमें इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इसका इस्तेमाल ऑनलाइन के बाद, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर पे नोट्स आसानी से बना लेते हो, आप अपने फाइल्स को सेव करके रख लेते हो, अपने टीचिंग से रिलेटेड जितने फाइल्स हैं। तो कंप्यूटर क्या हो गया अभी, ये ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आ गया। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल, मल्टीमीडिया मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे, मीडिया मतलब मीडियम, बहुत सारे मीडियम का इस्तेमाल, तो मल्टीमीडिया हो गया। फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके इंस्टाग्राम है। तो जहां जहां से भी आप शिक्षण को प्राप्त करते हैं अगर मल्टीमीडिया के द्वारा, तो मल्टीमीडिया में आ जाता है। इसमें ऑडियो वीडियो दोनों होता है, फिल्म जैसे साधन भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें सब मिक्स हो गया, सब कुछ हो गया इसमें। स्मार्ट बोर्ड, अगर स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल ऑडियो और विजुअल दोनों के लिए हो रहा है, तब उसको ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत रखा जाएगा। ये आज के दौर में टीचिंग में ये नई क्रांति है स्मार्ट बोर्ड। तो इसमें अगर दोनों इस्तेमाल हो रहा है तो वो आ जाएगा ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आएगा। उसके बाद सिनेमा है, सिनेमा से भी ऑडियो विजुअल दोनों का इस्तेमाल होता है, उससे हमें सीखने को मिलता है। कई फिल्में ऐसी आती बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं, कई चीजें इतिहास से रिलेटेड होती हैं। रामायण महाभारत हम लोगों ने देखा,
उसके बाद मंगलयान पर जो वो गया, अक्षय कुमार वाली एक फिल्म आई थी, उस फिल्म को देखने के लिए कितने बच्चे जा रहे थे, तो वो सिनेमा के माध्यम से सीख रहे थे रोचक तथ्यों को। संवाद सामग्री है इसके, ये क्या है, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, कि दो लोग हैं उनको पढ़ाना है, तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी, योगा में क्या होता है, कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए, तो ऑनलाइन योगा सिखा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी भी शामिल है। उसके बाद है विजुअल पेन टेप। पेन टेप मतलब होता है कि सपोज कि जब हम कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाना है, तो हमने एक पेन टेप खरीद लिया, उसमें एक टैब भी है, उसमें एक पेन भी है, और उसको हमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ दिया, हम उस पर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर दिखेगा। बेसिकली ये डिजिटल ग्राफिक्स टैबलेट होता है, उसमें सस्ते से लेकर महंगे, जिसमें जितना महंगा होगा उसमें सुविधाएं, फैसिलिटीज और भी ज्यादा हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी और एडवांस होगा। तो बेसिकली यह कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के क्या लाभ हैं, सबको पता है कि छात्र को विषय सरलता से समझ में आता है, इस साधन से छात्रों का ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है, वे इस प्रक्रिया में कान से सुनते हुए विषय वस्तु को देख भी सकते हैं। जैसे अभी है, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे भी देख रहे हैं, मेरे हाव भाव भी देख रहे हैं, मेरे हाथों के एक्शन को भी देख रहे हैं, और आवाज आपको सुनाई दे ही रहा है, और आप साथ साथ स्क्रीन पर जो मैं बोल रहा हूँ उसका टेक्स्ट भी आ रहा है। ये प्रभावी तरीका में हो सकता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, समय की काफी बचत होती है, कम शब्दों में ज्यादा बातें समझ में आती हैं। ऑडियो विजुअल की अपनी सीमाएं भी हैं, इसका कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है। ऑडियो विजुअल का निगेटिव पॉइंट्स ये है, हम इसी के भरोसे रह जाते हैं, कई बार हमारा चिंतन का प्रोसेस जो है वो धीमा पड़ जाता है। लंबे समय तक इसी पर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए, हमें अलग से अपना विचार भी करना चाहिए, उसको नोट भी करना चाहिए, नहीं कि सिर्फ टीचर के ही नोट्स पे हो कि उन्होंने भेज दिया, हमने प्रिंट निकाला, बस पढ़ रहे हैं। नहीं, अपना चिंतन भी जरूरी है, बुक पलट करके अपना भी कुछ देखें, उसी नोट्स पर कुछ अपना नोट्स ऐड करें, नहीं तो विचारशीलता और चिंतन प्रभावित होती है इससे। ऑडियो और विजुअल मिसमैच जब होने लग जाए तो क्या होता है, आपके स्क्रीन पर कुछ दिखे और हम कुछ और बोले, ऐसा कई बार होता है। आप में से टोकते भी, सर वो मिसमैच हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है जो आप स्क्रीन शो कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो उसको मिसमैच कहते हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं, कुछ दिक्कत है, तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एडगर डेल के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री, विजुअल ऑडियो मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू एडगर डेल, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एडगर डेल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। विजुअल ऑडियो मटेरियल अकॉर्डिंग टू एडगर डेल। एडगर डेल कौन थे? ये अमेरिका में ओहियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, शिक्षा शास्त्री थे ये, और इन्होंने 1960 में लर्निंग के लिए एक्टिव और पैसिव सामग्री को आधार मानते हुए एक मॉडल तैयार किया। उसको कहते हैं त्रिकोणाकार मॉडल या शंकु मॉडल कहते हैं, कोण मॉडल भी उसको कहते हैं। या शंकु मॉडल आ जाए, कोण मॉडल आ जाए, त्रिकोण मॉडल आ जाए, तो परेशान नहीं होंगे, एडगर डेल से संबंधित है कोण मॉडल। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे, ओहियो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने किताब कौन सी लिखी? ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग। तो ऑडियो विजुअल मेथड्स टीचिंग में कैसे लाभकारी है, ये आप अभी देखेंगे। इन्होंने ऑडियो विजुअल मटेरियल की मदद से जो एक्सपीरियंस अनुभव है उसके आधार पर इन्होंने विशेष तरह का एक वर्गीकरण किया हुआ है। वो वर्गीकरण ऐसे किया है कि इन्होंने देखिए एक त्रिकोण ऐसे बनाया हुआ है। अब कोण मॉडल से सीधे सीधे ये समझ में, पहले तो ये समझ में आ रहा है, देखिए ऊपर का एरिया छोटा है, ये एरिया हमारा छोटा है, और नीचे का एरिया यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा हो जाता है। तो एक चीज तो इसको फोटो को देख करके ही समझ में आ रहा है, चूंकि ये टीचिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ संकीर्ण है, यहाँ छोटा एरिया है, और नीचे जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एरिया हमारा विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर में जो चीजें इन्होंने बताई हैं उससे टीचिंग संकीर्णता की तरफ है, और जैसे जैसे नीचे इनके मॉडल में जाते हैं वैसे ही टीचिंग का विस्तार होता है, यानी उसकी कैपेसिटी जो है सीखने की वो बढ़ जाती है। क्या होता है उसमें, आप रिटेंशन, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके अंदर उसको रखने की क्षमता, उसको रिटेंशन कहते हैं, कितना है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ, इन्होंने रखा हुआ है कि इन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को इस्तेमाल करें पढ़ाई के दौरान।
जितने ज्यादा सेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे आपकी रिटेंशन कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएंगे। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे दिमाग में ज्यादा समय तक वो रहेगा और अच्छे से रहेगा। जैसे इन्होंने पहले ऊपर रखा हुआ है पहला ही रीड को सिर्फ, कि अगर सिर्फ आप एक सेंस को रखते, रीडिंग सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा तो आंखें देख रही हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, तो इनका कहना है कि अगर सिर्फ आप रीडिंग वाले पोर्शन को रखते हैं तो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी क्या होगी, सिर्फ 10% होगी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ रीडिंग में 10% आपकी होगा व्हाट वी रीड। अगर इतना किया व्हाट वी रीड तो 10% रिटेंशन कैपेसिटी। अगर हमने क्या कि रीड और हियरिंग वाला रखा हमने कि हियरिंग कर रहे हैं, ये है दूसरा वाला पोर्शन, थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसमें अब क्या हुआ, इसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये क्या होगा 20% तक चला जाएगा, हम सुन भी रहे हैं। ठीक है, अब है तीसरे में इन्होंने कहा व्यू इमेज, कि अगर आप इमेज भी व्यू कर रहे हो, और तीसरा चौथा एक साथ है, और वॉच वीडियो, कि इमेज देख रहे हो और वीडियो वॉच कर रहे हो, तो इस दोनों को एक साथ मिला दिया, अगर व्यू इमेज और वॉच वीडियो इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये रिटेंशन कैपेसिटी आपकी हो जाती है 30%। ये इन्होंने बताया हुआ है अपनी किताब में, पॉलिसी दिया है। अब आप समझ लीजिए कि पढ़ाने कितना अच्छा तरीका इन्होंने बताया। इतना ही नहीं, उसके बाद इन्होंने कहा है दो को और आगे जोड़ दिया, अटेंशन और वॉच डेमोन्स्ट्रेशन। अगर अटेंशन साइट्स, अटेंड्स साइट्स और वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आपको कोई चीज पढ़ाया जाए और उससे रिलेटेड जो साइट्स है, जो जगह है, जैसे लाल किला के बारे में पढ़ाया तो लाल किला पर आपको लेकर गए, तो आपने साइट्स को अटेंड करा, उस साइट्स पर आप गए और आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन टीचर ने दिया, उस डेमोन्स्ट्रेशन को आपने देखा, दो चीजें अगर एक साथ हो जाएंगे तब आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये 50% आपकी रिटेंशन कैपेसिटी होगी, 50%। ठीक है, अब उसके बाद आता है नीचे का, दो चीजें और ले लीजिए, क्या, पार्टिसिपेट वर्कशॉप और गिविंग टॉक, यानी कि आप वर्कशॉप में गए, पार्टिसिपेट किया आपने वर्कशॉप में, देखा वहां, और आपने कुछ उसके बारे में बातचीत भी की, आपने हो सकता है कुछ बोला भी वहां पर। अगर ऐसा किया तो आपका पार्टिसिपेशन, देखिए ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं आपका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, पैसिव से आप एक्टिव की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर आकर के आपकी रिटेंशन कैपेसिटी हो गई 70% इनके एडगर के मुताबिक। ठीक है, और लास्ट में जब आपकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा बढ़ गई, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान की स्थिति, जब आप खुद से प्रेजेंटेशन और आप डूइंग द एक्टिविटी, खुद से आप एक्टिविटी कर रहे हो, इस स्थिति तक आप पहुंच गए, तब आपकी रिटेंशन कैपेसिटी हो जाती है 90%। जैसे अगर अभी कह दें कि जितना पढ़ा है उसको एक बार आपको रिकॉल करा दें और कहें कि अब आप खुद से प्रेजेंट कीजिए, वीडियो खोलिए और बताइए, उससे आपकी क्या होगी, रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती। जब भी आपका पार्टिसिपेशन बढ़ता है यानी कि एक्टिव, तो आपका रिटेंशन कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। ऊपर से जो कहा गया है, देखिए नीचे का एक्टिव लर्निंग 1 2 3 4, नीचे का जो ये 4 है, 1 2 3 और 4, यहाँ से पार्टिसिपेट वर्कशॉप से, गिविंग टॉक, प्रेजेंटेशन और डूइंग द एक्टिविटी, यहाँ से क्या हुआ, पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव लर्निंग बोलेंगे। मूर्त जो है, इसको मूर्त का नाम दिया जाता है हिंदी में, तो ये हुआ एक्टिव लर्निंग। और इससे ऊपर वाला जो हुआ, इसमें आपका पार्टिसिपेशन कम है, ऊपर से लेकर रीड, हियरिंग, व्यू इमेज, वॉच वीडियो, अटेंड साइट्स, वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ आप सुन रहे हो, जान रहे हो, आपकी तरफ से एक्टिविटी कम है, तो ये हुआ पैसिव यानी अमूर्त, ये पैसिव हुआ आपका
पैसिव लर्निंग में आएगा। तो पैसिव लर्निंग जब होगा तो आपका ज्ञान रिटेंशन कम होगा, एक्टिव लर्निंग होगा तो आपका ज्ञान रिटेंशन ज्यादा होगा। अब इसमें जो सवाल आता है, इसमें दो चीज है, मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त, यानी कि पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव की तरफ। अब अगर इसमें देखा जाए कि ऊपर से हमने कहा यहाँ है पैसिव वाला हिसाब किताब, ये पैसिव का मतलब यह है कि आप सिर्फ सुन रहे हो, आपकी एक्टिवनेस नहीं है, यहाँ पैसिव है। और नीचे जो है धीरे धीरे पैसिव से आप एक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आकर के पूरी तरह एक्टिव हो गए, इसीलिए कहा गया कि नीचे वाला स्थिति जो है उसमें सबसे अच्छी लर्निंग हो रही है। तो अगर इसी में पूछा जाए कि एडगर की जो थियरी है उसका जो कोण है, उसमें ऊपर वाली स्थिति में लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, लर्निंग बहुत कम हो रही है, तो आप समझ जाएंगे ऊपर लर्निंग बहुत कम हो रही है। अब जो मैंने कहा अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हमने ऐसे तीर लगा दिया तो इसको क्या कहेंगे, इसको सीधा कहेंगे एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव है, एक्टिव से पैसिव की तरफ जा रहे हैं। तो एक्टिव को हमने नाम क्या दिया था हिंदी में, मूर्त, एक्टिव को नाम दिया मूर्त, मूर्त से हम जा रहे हैं अमूर्त की तरफ। और अगर ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो पैसिव टू एक्टिव सिचुएशन हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, अमूर्त से मूर्त की तरफ, पैसिव से एक्टिव की तरफ। तो अमूर्त से मूर्त की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। एडगर के मुताबिक जब हम टीचिंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को शामिल करते हैं तो रिटेंशन बढ़ने लगता है, जो हमने देखा अभी कि देखिए उसमें क्या है, पहले सिर्फ पढ़ रहे थे, फिर सिर्फ देख रहे थे, फिर जो है डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा हुआ, तो जितनी ज्यादा हमारी इंद्रियां शामिल होती गई, हमारी कैपेसिटी लर्निंग की, अधिगम की बढ़ती गई। इनके मॉडल में ऊपर कम सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है सबसे ऊपर में, इसीलिए रिटेंशन भी कम हो रहा है। जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं रिटेंशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि सीखने जो चीज, रिटेंशन मतलब क्या, जो पढ़ाया गया उसको कैप्चर करने की, उसको रख पाने, रिटेंशन मतलब रख पाने की कैपेसिटी, कहते हैं ना कितना अटा तुम्हारे शरीर में, दिमाग में कितना गया, उसी को रिटेंशन कहते हैं। उसके बाद कहा गया नीचे से ऊपर अधिगम, तो क्या होगा, प्रभावशीलता कम हो जाएगी। नीचे से ऊपर गए मतलब नीचे ज्यादा था रिटेंशन, ऊपर जा रहे हैं रिटेंशन कम हो गया, तो प्रभावशीलता लर्निंग की कम होगी। ऊपर जिसमें लर्निंग बहुत कम है उसे अमूर्त यानी पैसिव लर्निंग कहा गया है। नीचे जहां से स्टूडेंट की एक्टिविटी बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ता है, वहां से एक्टिव लर्निंग होने लगता है, और सबसे नीचे जाते जाते सबसे एक्टिव लर्निंग है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली वही है। उसके बाद आते हैं, सवाल यही आ सकता है कि एडगर की थ्योरी के मुताबिक नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आप क्वेश्चंस में कई तरह के आपके सामने ऑप्शंस दे देंगे एडगर की, तो ये ध्यान रखिएगा बेस में, बेस ज्यादा मजबूत होता है, बेस ज्यादा मजबूत होगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ रखेंगे बेस मजबूत है मतलब नीचे वाला जो है वो ज्यादा अच्छा है, ऊपर जाएंगे तो हमारे अधिगम जो है वो कमजोर होता जाएगा, रिटेंशन कम होता जाएगा। अब इसी में है शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो है सब्सिडी एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग्स में, इसमें दो चीजें हैं, ये भी हमारे सिलेबस में है, संस्थागत सुविधाएं और फिर है शैक्षणिक वातावरण। इसको भी समझ लेते हैं, उसका क्लास हमारी आज की फिनिश हो जाएगी। संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल जो आपको सुविधाएं दी जाती हैं, तो कहा गया संस्थागत में छात्रों के योग्य पाठ्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाकर टीचिंग को प्रभावी बनाया जाता है। जो छात्र हैं उनकी क्या जरूरत है, उनके हिसाब से टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए संस्था की जरूरत, संस्था की जिम्मेदारी है। साथ ही तकनीक को बढ़ावा दे करके टीचिंग को और बेहतर बनाया जाता है। अच्छे टीचर्स को हायर किया जाता है कि बेहतर टीचर्स आए हमारे संस्थान में। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की सुविधा दे करके टीचिंग के जरिए टीचिंग को, ज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाता है, उसके एरिया को बढ़ाया जाता है। संस्थाएं शिक्षण और ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है, यानी अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो वो भी संस्थागत में आएगा, इंस्टीट्यूशनल में आएगा। शिक्षक और छात्र में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, शिक्षक और छात्र आपस में अगर बातचीत नहीं करते, उनके बीच गैप ज्यादा है तो लर्निंग बेटर नहीं हो सकती है।
ये आपका आ गया इंस्टीट्यूशनल सुविधाओं में। उसके बाद है शैक्षणिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण। कहते हैं किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट को बनाते वक्त ये देखा जाता है कि वहाँ आसपास की आबादी कितनी है, कैसे लोग वहाँ पढ़ने आएंगे, बच्चे आएंगे, वो जो समाज है वो समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस समाज में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, उस हिसाब से शैक्षिक वातावरण तय होता है। माहौल जो है आसपास का शोर वाला तो नहीं, शांत माहौल है कि नहीं है, ये देखा जाता है। शैक्षिक वातावरण में मानवीय विकास के पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। शैक्षिक वातावरण पर जलवायु, प्राकृतिक संसाधन वाली जगह होनी चाहिए कि वहाँ हमें जो है अच्छी चीजें मिल जाए आसानी से, यानी हमारी जो सुविधाएं हैं, अगर हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो वाईफाई की सुविधाएं हो, हमें जो टेलीफोन हो, मोबाइल का टावर भी अच्छा पकड़ता हो, वहाँ बाकी चीजें अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ बाकी जो संसाधन है वो भी होना चाहिए। संचार की उपलब्धता भी आ गई, स्थानीय व्यापार को भी देखना पड़ता है, शांत वातावरण का भी असर होता है। उसके बाद आया हमारा शैक्षिक विकास में परिवार की भी अहम भूमिका होती है। बालक अपने परिवार से ही पहले भाषा के प्रति आकर्षित होता है कि जिनके यहाँ शुरू से इंग्लिश बोली जाती है तो सब लोग इंग्लिश में ही बच्चा जो है फ्रेंडली होता है, हिंदी है तो हिंदी में फ्रेंडली होता है। ये ध्यान देने वाली बात। आज हमारी क्लास यहीं तक रखेंगे, ये वाला सिलेबस का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हमारा है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं टीचर्स सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधि और छात्र केंद्रित विधि। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो अगली क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे।